नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक हो गए। चलिए तो हम स्वागत करते हैं आपका ऑनलाइन स्टडी वीडियो में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपके देखो बाल विकास के आपके जो 2022-23 में हुए थे सारे पेपर भरवा दिए। आज का जो सेशन रहेगा आपके बाल विकास के 30 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। और ये कब के रहेंगे, चलो बाल विकास के कितने रहेंगे, 30 क्वेश्चन। और ये कब के रहेंगे, तो ये रहेगा 26 जून। कब का हुआ था पेपर आपका बाल विकास का, आपका 26 जून 2011 को जो पेपर हुआ था उसके हैं 30 क्वेश्चन। कब, 26 जून, ठीक है। तो अब हम ऐसे लगाएंगे 11, 12, 13, 14, 15 ऐसे। 26 जून 2011 को पेपर हुआ था उसका सीटेट ऑनलाइन, उसका ये सॉल्यूशन है। इसमें 30 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। इसके अलावा आपको ये भी चीजें याद रखना कि ये रामबाण पीडीएफ आपको 99 नहीं अभी 49 रुपए में मिल रही। कितनी, इसमें आपको वीडियो सीरीज मिलेंगी, 800 क्वेश्चन मिलेंगे, 15 नंबर का पूरा थ्योरिकल माध्यम से समझाया जाएगा। तो जी आपको याद रखना इतना, ठीक है। तो जी आपको पता होना चाहिए। और जी आपका कम समय है, फिर इसकी कीमत 99 रुपए हो जाएगी। चलो इसके बाद बताएं, इसका आंसर बताएं आप लोग। तो इसका आंसर बताएं, तो अभी बता दिया कब का पेपर है, आपको बताना 30 में से कितने सही हुए हैं। तो ये 26 जून, कब का, 26 जून 2011 में जो सीटेट ऑनलाइन में पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन। चलो पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, तो पहला है प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानती। मतलब एक शिक्षक में क्या होना चाहिए इसमें से बताओ, जो सबसे इंपॉर्टेंट जो विशेषता होगी एक टीचर के अंदर, तो वो क्या होनी चाहिए, कोई बताएगा, ठीक है। तो बताओ जल्दी से क्या होगा इसका आंसर। बिल्कुल सही है, क्या बोल रहे हैं आप लोग, बिल्कुल। इसका देखो किससे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता माननी चाहिए, धैर्य व दृढ़ता को, शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता, अतिमानक पढ़ाने में दक्षता, पढ़ाने की उत्सुकता। तो एक टीचर में सबसे ज्यादा गुण होना चाहिए धैर्य और दृढ़ता। अगर ये दोनों धैर्य, पेशेंस, और इसके बाद क्या रहेगा, पेशेंस रहेगा, दृढ़ता, तभी वो बच्चों को अच्छे से समझा पाएगा। क्योंकि बच्चे के अंदर क्या होता है, छोटा बच्चा बहुत देरी से सीखता है, तो उसके अंदर धैर्य होना चाहिए टीचर के अंदर, पेशेंस, कि नहीं कोई बात नहीं, एक बार नहीं सीखा बच्चा दूसरी बार सीखेगा, तीसरी बार। और दृढ़ होना चाहिए कि हाँ हम सिखा कर रहेंगे बच्चों को। तो ये सबसे अच्छा गुण होगा टीचर में। क्योंकि कुछ टीचर रहते हैं कि बच्चे कुछ पूछते तो वो गुस्सा होने लगते, उनको मार देते, हतोत्साहित कर देते। तो सबसे अच्छा गुण होना चाहिए ए, ठीक है। चलो इसके बाद देखो नेक्स्ट, एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण, लोकतांत्रिक स्वभाव मतलब एक ऐसा स्वभाव जिसमें सभी बच्चों को स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाता है, ताकि वो बच्चे स्वयं से करके खोजें, स्वयं से करें, सामाजिक अंतःक्रिया करें, बाहरी ज्ञान से जोड़ें। तो मतलब इस प्रकार के विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं पर भी बैठने की अनुमति देता है। मतलब कि आप जहां चाहे बैठ सकते हो, जैसे पढ़ना है वैसे पढ़ सकते हो। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं, सामूहिक पठन करते हैं, कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। तो एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता। अभिभावक मतलब होते माता पिता। एक माता पिता है, उनको ये पसंद नहीं आया कि ये टीचर क्या करता रहता है, ठीक है। इस स्थिति से निपटने में कौन सी सात तरीका सबसे बेहतर होगा। अब आपको इससे निपटना है कि बहुत सारे बच्चों के मम्मी पापा तो मान रहे, लेकिन कुछ अभिभावक हैं वो बोले नहीं ऐसा नहीं करना आपको। तो बताओ कैसे निपटोगे। अभिभावकों से प्राचार्य के अनुरोध करना चाहिए कि वे उनके बच्चों को अनुभव बदल लें। तो ऐसा नहीं होगा। अभिभावक को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। तो हो सकता है बच्चों को निकालना चाहिए, शिकायत करनी चाहिए, ये भी नहीं होगा। सही आंसर होगा अभिभावक जो माता पिता है उनको शिक्षक पर विश्वास करना चाहिए कि वो टीचर क्यों कर रहे हैं ऐसा, ताकि बच्चे आपस में सहयोग करके सीख सके। और उनको समस्या के, शिक्षक के साथ समस्या पर भी चर्चा करनी चाहिए कि आखिर बच्चे में क्या समस्या है। तो सही क्या होगा आपका, बी होगा, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। देखो वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं को व घटनाओं को विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, तार्किक रूप से करता है, तो वो कौन सी अवस्था होती है। तो जीन पियाजे ने बताया था, जीन पियाजे भाई साहब ने बताया था, स्विट्जरलैंड संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था क्या। तो 4 अवस्थाएं बताई थी, कौन सी कौन कौन सी है बताओ। एक तो है संवेदी प्रेरक अवस्था, संवेदी प्रेरक, और दूसरी आपकी कौन सी है, दूसरी है मूर्त संज्ञात्मक, सॉरी पूर्व संज्ञात्मक अवस्था। कौन सी, पूर्व संज्ञात्मक अवस्था, ठीक है। ये 4 हैं, देखो ये है 0 से 2, ये पहली अवस्था हो गई। फिर दूसरी है आपकी कौन सी, ये आपका जो 2 से 7, तीसरी है आपकी मूर्त, ये तीसरी अवस्था है 7 से लेके
11 और चौथी है आपकी 11 से लेके 15 वर्ष तक, ये चौथी है। ठीक है, तो वो बोला कौन सी अवस्था में तार्किक चिंतन हो जाता है, तो तार्किक चिंतन यहाँ मूर्त संख्यात्मक में, कहां पर, तो यहाँ पर बच्चा तार्किक चिंतन करने लगता है। कौन सा, सी, यहाँ पर तार्किक चिंतन करता है, वस्तुओं के भार, क्रम और दिनांक वगैरह समय के बारे में पता लगाने लगता है। ठीक है, और यहाँ क्या होता है, यहाँ बच्चा अनुकरण के माध्यम से सीखता है। और क्या का गुण आता है उसके पास, वस्तु स्थायित्व का गुण आता है। ठीक है, तो जी आपको याद रखना, यहाँ पर प्रतीकात्मक खेल खेलता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या करता है, परिकल्पना करता है और जटिल समस्याओं को चिंतन करता है। यहाँ पर चालू यहाँ पर होता है और पूर्ण रूप से विकसित यहाँ हो जाता है। ठीक है, चलो इसका आंसर बताओ। मन का मानचित्रीकरण संबंधित है। मन का मानचित्रीकरण क्या होता है कि मन के द्वारा तुमने क्या कर लिया, किसी भी चीज के बारे में क्या कर लिया, वो कर लिया। ठीक है, कि मन से हम करते हैं, कोई भी चीज समस्या आती है तो मन के द्वारा हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, उसका जाल बनाते हैं कि हाँ ऐसा ऐसा हो सकता है। तो इसका मतलब क्या होता है, साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से नहीं होता, मन का चित्र बनाने से बढ़ाने का तरीका है। तो याद रखना अनुसंधान है, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान है, मतलब मन के द्वारा क्या कर रहे हैं आप, चीजों पर रिसर्च कर रहे हैं। जैसे आप क्या करते हो, योग वगैरह करते हो ताकि हमारा मन क्या हो सके, क्रियाशील हो सके। क्या होगा इसका आंसर, सी आंसर होगा। ठीक है, इतना आ गया समझ में। चलो नेक्स्ट बताएं आप लोग, इसका आंसर बताएं, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर बताएं जल्दी से, क्या होगा। ठीक है, चलो यहां देखो इसका आंसर क्या होगा। उसने बोला है विशेष रूप से प्रभावित स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर, विशेष प्राथमिक स्तर 1 से 5। ठीक है, सीखने संबंधी समस्याओं को करने का सबसे अच्छा क्या है, बेहतरीन तरीका कौन सी है, जिससे समस्याओं को महंगी और चमकदार समाज सामग्री रख लेना, ये गलत होगा। सरल और रोचक पाठ्यक्रम को प्रयोग करना हो सकता है, कहानी कथन पद्धति का उपयोग करना भी हो सकता है, क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। तो ये होगा, ये जाएगा, ये हो सकता है, लेकिन सबसे अच्छा आंसर है डी। अपन को क्या करना, अगर आप क्लास में पढ़ा रहे जिसमें सभी प्रकार के बच्चे हैं तो उनकी क्षमता के अकॉर्डिंग क्या करना है, आपको पढ़ाना है, शिक्षण सहायक सामग्री करना है। जैसे कोई बच्चा कहानी के माध्यम से सीखना चाहता है, कोई प्रोजेक्ट के माध्यम से सीखना चाहता है, तो ऐसे अलग अलग उपयोग, अलग अलग तरीके अपनाना है, तभी क्या होगा, वो समस्या समाधान कर सकता है। तो क्या आएगा इसका, डी आएगा। ठीक है, क्या आएगा आपका, डी आंसर बिल्कुल सही है। बता देखो, निम्न में से कौन सी शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है, इनमें से कौन सा ऐसा उदाहरण है, मतलब ऐसा विकल्प है जो क्या करता है, उनमें सृजनात्मकता क्षमता, जब बच्चा स्वयं से करके सीखे, उसके मानसिक विकास हो, शारीरिक विकास हो और बाहरी ज्ञान से जोड़ के सीखे, तो कौन सा तरीका होगा बताओ। प्रत्येक विद्यार्थी, प्रत्येक शिक्षार्थी चलो क्या होगा इसका, प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने के अवसर उपलब्ध कराना, विद्यालय जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना होता है, परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग करना, गलत हो जाएगा, विद्यार्थियों का शिक्षण व्यवहारिक। तो सबसे अच्छा तरीका है प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करना। तो बच्चों पता होगा बच्चों में क्या होता है, आंतरिक कुछ अभिप्रेरणा होती है, उनके अंदर मोटी टैलेंट होता है कुछ आंतरिक रूप से, कि कोई पेंटिंग बना लेता अच्छा, कोई संगीत कर लेता है या कोई अन्य क्रिया करता है, कोई पढ़ने में तेज होता है। तो उनको क्या करना है, उनको पोषण करने का अवसर देना है ताकि वो अपनी क्रियाएं बाहर निकाल सके, तभी होगा वो सृजनात्मकता का पोषण। ठीक है, चलो इसका बताएं, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्थाएं बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ कर देता है। तो कौन सी अवस्था में होता है, अमूर्त चिंतन करता है, इसमें क्या करता है, अमूर्त। तो कोई बताएगा, तो देखो 4 अवस्थाएं बताई थी, 0 से 2 वर्ष, 2 से 7, 7 से 11, 15। तो अमूर्त चिंतन करता है वो कौन सी अवस्था में, जल्दी आंसर बताओ। ये है आपका ए होगा, जीन प्याजी की कौन सी अवस्था में, चौथी है, जो आपकी कितनी है, ये 7 से 11, ये 11 से लेके 15 वर्ष तक है। इसमें क्या करता है बच्चा, अमूर्त चिंतन करता है। अमूर्त चिंतन से मतलब होता है ऐसी वस्तुएं जो हमें दिखाई नहीं दे, उनके बारे में सोचना, उनको सॉल्व करना।
यहीं पर परिकल्पना करता है बच्चा, सोचने लगता है कहीं बैठ के, जटिल समस्याओं को सॉल्व करता है यहाँ पर, ठीक है। और पहली अवस्था में क्या करता है यहाँ पर बच्चों में वस्तु स्थिरांक का गुण आता है, क्या का वस्तु स्थिरांक, यहाँ पर सही भार का अंतर नहीं कर पाता है, ठीक है। यहाँ क्या करता है बच्चा, प्रतीकात्मक खेल खेलता है। और यहाँ क्या करता है, इसके अलावा यहाँ पर बच्चा को ना तो सही से भार का अंतर कर पाता है, ना वजन बता पाता है, ना दिनांक। और इसके बाद तीसरी अवस्था में क्या करता है यहाँ पर बच्चा, यहाँ पर देखो भार का अंतर करने लगता है, क्रम का अंतर और आयतन वगैरह बता लेता है, क्या काम होता है, दिनांक वगैरह बना लेता है, ठीक है। और यहाँ पर मूल चिंतन करता है, मूल चिंतन का प्रारंभ हो जाता है। तो सही आंसर क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए, ठीक है। चलो इसके बाद बताना है, देखो सीखना समृद्ध हो सकता है, मतलब सीखना सबसे अधिक प्रभावी कब होगा, यदि कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए, हो सकता है। देखते हैं, शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करे, भाषण नहीं देना है, कक्षा के आवधिक परीक्षाओं में अपेक्षित ध्यान दिया जाए, ये गलत हो जाएगा। सबसे सही आंसर क्या होगा, वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए, जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। मतलब बच्चे को जो भी पढ़ा रहा है उसको वास्तविक जीवन से जोड़ दो, बाहरी जीवन से जोड़ दो। पेड़ पौधों के बारे में पढ़ा है तो बाहर पेड़ पौधे दिखाओ उनको, जानवरों के बारे में पढ़ा है तो जानवर दिखाओ। तो सही से क्या होगा, डी आंसर होगा, सबसे करेक्ट आंसर क्या होगा, बी। चलो इसका आंसर बताओ, निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए। तो कौन सा कथन है बताओ, सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए, मतलब एक विशेषता नहीं है। सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है, सही है। सीखना लक्ष्यमुखी होना चाहिए, बिल्कुल सही है। अनधिगम की सीखने की प्रक्रिया है, अनधिगमक, हाँ ये भी है, हम बाहर भी सीख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद विशेषता नहीं है। शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र, एक गलत होगा, क्योंकि सिर्फ हम स्कूलों में नहीं सीख सकते हैं कि आप सिर्फ ज्ञान को स्कूल में सीख सकते हो, इसके अलावा आपको बाहर भी सीख सकते हो, परिवार में भी सीख सकते हो, समाज में भी सीख सकते हो, मित्रों के द्वारा भी सीख सकते हो। तो ये नहीं होगा, ये विशेषता नहीं होगी, ठीक है। चलो इतना आगे समझे। अब इसमें है आपका 5वीं कक्षा का दृष्टिबाधित विद्यार्थी, मतलब एक ऐसा बच्चा है जिसको देखने में क्या हो रही, प्रॉब्लम हो रही। तो बताओ अब क्या करना चाहिए कि माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों करने में सहायता दी जानी चाहिए। तो इसका सॉल्यूशन नहीं होगा कि साथ विद्यार्थियों के साथ कक्षा में समान रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीढ़ी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जाए, ये हो सकता है। देखते हैं, विशेष व्यवहार किया जाए, छूट मिलनी चाहिए, गलत होगा। तो सही क्या है, विद्यार्थियों के साथ समान रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए। ऐसे बच्चों को कैसे और बच्चों को कर लेना, आप उनके साथ भी समान व्यवहार करो। और उनको श्रव्य सीढ़ी, मतलब उनको सुनाई देगा, क्योंकि दिखाई तो दे नहीं रहा है, तो ऐसी सामग्रियों का उपयोग करें जो श्रव्य हो, जो सुनाई देने योग्य हैं, या ऐसे अक्षरों का उपयोग करें जो दृष्टि जो वो अपने महसूस कर सकें, जैसे बिल लिपि। तो क्या होगा इसका आंसर, बी होगा, ठीक है। चलो इसका आंसर बताओ, इसका आंसर क्या होगा, बताओ जल्दी से, इसका आंसर क्या होना चाहिए। निम्न से कौन सा बच्चों की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंधित नहीं है। इन्हें बोला है नहीं है, उनकी सामाजिक और मनोवैज्ञानिक जो वे सोचते हैं उससे संबंधित आवश्यकता। शरीर में अस्पृश्य पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकालना होता है, संगति की आवश्यकता, सामाजिक अनुवादन या सराहना की आवश्यकता। तो बताओ कौन सा नहीं होगा, बताओ इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही है, क्या बोल रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्या होगा इसका आंसर, बिल्कुल सही है। तो याद रखना इसका, देखो संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता होगी, ठीक है, और संगति की आवश्यकता होगी, वो आपस में काम करेंगे। सामाजिक अनुमोदन और सराहना की आवश्यकता, उनको प्रोत्साहन करना पड़ेगा, मोटिवेट। लेकिन शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से क्या करना, बाहर निकालना, अपशिष्ट पदार्थ वगैरह है, तो ये नहीं हो सकता है, ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। देखो वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे का संज्ञानात्मक विकास, संज्ञानात्मक मतलब होता है उसका मस्तिष्क विकास, उसका मस्तिष्क का सबसे ज्यादा विकास होता है, जिसमें वो ज्ञान के बारे में सीखता है, ठीक है, किसी भी चीज के बारे में सीखता है, समाज के बारे में सीखता है। तो सबसे ज्यादा बोला उसने क्या है, परिभाषित किया गया है। तो खेल के मैदान में
थोड़ा हो सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा घर में, सभागार में। तो सबसे ज्यादा कहां होगा? विद्यालय में और कक्षा पर्यावरण में। ये बिल्कुल सही है, आप लोगों ने ये आंसर एकदम सही बताया। देखो, क्योंकि बच्चा सबसे ज्यादा विद्यालय में रहता है, उसके बाद अपने कक्षा पर्यावरण में, अपने परिवेश में रहता है, तो यहां से उसका जो संज्ञानात्मक विकास होगा उसमें सबसे हो तो यहां पर भी सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा बोला उसने, क्या होगा? ए। ठीक है, चलो इसका आंसर बताओ। को एक अभिप्रेत शिक्षण का संकेत मतलब इनमें से कौन सा एक तरीका है जिसमें क्या है, बच्ची क्या कर रहा है? अभिप्रेत हो रहा, मतलब मोटिवेट है, सीखने के लिए क्या है? मोटिवेट है। तो इसमें से कौन सा तरीका होगा जिससे पता चलेगा आपको कि बच्चा हाँ एक्टिव है क्लास में? तो किस शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य गलत हो जाएगा। शिक्षक अगर बता देगा तो वो तो मोटिवेट नहीं होगा बच्चा। कक्षा में एकदम खामोशी भी नहीं होगी, कक्षा में अधिकतम उपस्थिति भी नहीं हो सकती है। तो सही होगा क्या है? विद्यार्थियों द्वारा अगर क्वेश्चन पूछ रहे तो मतलब क्या है? विद्यार्थी सीख रहे, तभी उनको डाउट आएगा, तभी तो वो क्वेश्चन पूछेंगे। तो सबसे आंसर क्या है? बी होगा। क्या होगा? बी। इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ जल्दी से। निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? इनमें से कौन सा तरीका है जो बुद्धिमान बच्चे में से लक्षण का संबंध नहीं होगा? बुद्धिमान मतलब प्रतिभाशाली बच्चा, प्रतिभाशाली जिसका आईक्यू लेवल क्या होता है? 140 प्लस, जो अपने कक्षाओं से ऊपर की कक्षाओं के सवाल सॉल्व कर लेता है। तो बताओ कौन सा लक्षण नहीं होगा? अमूर्त रूप से सोचना भी होता है उसका लक्षण। वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है, हाँ। वह लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता, वह जो प्रभावपूर्ण उचित तरीके से संप्रेषण करता है, ये भी सही है, लेकिन ये गलत होगा। ये रटने की प्रवृत्ति नहीं होती इसमें, ठीक है। तो ये इसका गुण नहीं होता है। बुद्धिमान बच्चे का गुण होता है कि वो चीजों को समझ के पढ़े। तो क्या हो जाएगा? डी। अब बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय जाता है। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी मतलब नैतिक विकास क्या है? नैतिक विकास के बारे में बताया गया है कि बच्चे क्या करते हैं? दुनिया के बारे में समझ करते हैं कि ये कौन सही है कौन गलत है, ठीक है। तो आपको बताना है तो इनमें से किसने बोला था ऐसा नैतिक विकास का सिद्धांत? बिल्कुल सही है। तो आप ये है क्या है? कोहलबर्ग। कौन है? कोहलबर्ग। कोहलबर्ग याद रखना, इन्होंने क्या बोला था? इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था आपको, ठीक है। पता होगा आपका नैतिक विकास के इन्होंने 3 स्तर बताए थे इन्होंने, ठीक है, और 6 उपचरण बताए थे कि क्या अच्छा होता क्या। तो बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ विकसित करते हैं, इसका श्रेय इनको जाता है। पावलोव ने क्या दिया था? कोई बताएगा? जिसका आंसर भी होगा शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। शास्त्रीय अनुबंधन, अनुबंधन, ठीक है। इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था। इसके इन्होंने क्या दिया था? पुनर्बलन का सिद्धांत। इन्होंने चूहे पर प्रयोग किया था। और पियाजे ने क्या दिया था? संज्ञानात्मक विकास। इन्होंने बताया था जो बच्चे का विकास होता है वो अवस्था के अकॉर्डिंग होता है। 4 अवस्थाएं बताई थी इन्होंने, ठीक है। तो इसका आंसर होगा बी। चलो इसका आंसर बताओ। इसका आंसर कौन बताएगा? देखो उसने बोला है कृतिका अक्सर घर में ज्यादा बात करती है। मतलब कृतिका क्या है? लड़की है, वो घर में ज्यादा बात नहीं करती है, मतलब घर में नहीं ज्यादा करती है बात, लेकिन विद्यालय में क्या करती है? वो काफी बात करती है, पूछती है टीचर से। तो बताओ यह दर्शाता है, कोई बताएगा क्या दर्शाता है? ऐसा शिक्षक की मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें, ऐसा गलत होगा। कृतिका को अपने घर बिल्कुल पसंद नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं है। तब तो पसंद नहीं होगा तो घर में कैसे रहेगी? उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है, हो सकता है। विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने के लिए कहता है, गलत होगा। तो देखो ये होगा, इसका सही आंसर होगा सी। मतलब क्या हो रहा है? जो कृतिका है उसको जो विद्यालय में क्या है अवसर दिए जा रहा है बोलने के। टीचर भी बोलते हैं कि तुम्हारे मन में जो डाउट है पूछ लो, लेकिन माना पता चला कि घर में उसके विचारों को क्या नहीं मिल रही, स्वतंत्रता नहीं मिल रही। मम्मी डांट देती है कुछ पूछते, पापा डांट देते हैं, तो इसका रीजन यही हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए बच्चों को हमें स्वतंत्रता देनी चाहिए ताकि वो अपने विचारों को हमें पेश कर सकें। इसका आंसर बताओ।
एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। मतलब एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमता, एक टीचर को ऐसा होना चाहिए कि वो समझ सके कि बच्चे क्या चाहते हैं, कैसे पढ़ना चाहते हैं, कैसे सीखना चाहते हैं। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा इस उद्देश्य के साथ संबंध है? कोई बताएगा कौन सा है इस उद्देश्य के साथ? सामाजिक दर्शन, मीडिया, शिक्षा, मनोविज्ञान नहीं होगा, तो ये होगा आपका शिक्षा समाजशास्त्र होगा इसका आंसर। क्या होगा? शिक्षा समाजशास्त्र। बिल्कुल बिल्कुल, क्या होगा इसका आंसर? सॉरी एक सेकंड रुको जाओ, इसका आंसर क्या होगा? तो देखो, मतलब एक टीचर को क्या है, अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को क्या करना चाहिए, समझना चाहिए। तो कौन सा उद्देश्य होगा? शिक्षा मनोविज्ञान। ये होता है आपका सी ऑप्शन, शिक्षा मनोविज्ञान। इसमें क्या होता है, एजुकेशन जो साइकोलॉजी होती है, इसमें इसी माध्यम से दिया जाता है कि बच्चे कैसे सीखना चाहते हैं। ठीक है, तो क्या होगा? सी होगा। इसमें तो समाज के बारे में आता है। ठीक है, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा, मोटिवेशन हमने बताया था। मोटिवेशन मतलब क्या होता है कि मतलब जो किसी भी बच्चे को उसके लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करता है। मोटिवेट हो जाते हैं ना, हमें भी कोई कहता है ना कि देखो तुम्हें मम्मी पापा का ख्याल रखना चाहिए, तुम्हें अपने उद्देश्यों को पूर्ति, वो कैसे तुम्हें मेहनत करा, मतलब मोटिवेट करते हैं। तो बताओ सीखने की प्रक्रिया में मोटिवेशन क्या है? कोई बताएगा? पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करता है, या शिक्षार्थियों को एक दिशा में सूझने को बनाता है, स्मरण शक्ति को प्रेरणा करता है। तो याद रखना, मोटिवेशन क्या करता है? शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करता है। अगर तुम उनको मोटिवेट कर रहा है कि देखो हिंदी पढ़नी चाहिए, ऐसा होता है वैसा होता है, तो वो क्या हो जाएंगे, उनके अंदर रुचि पैदा हो जाती है। तो क्या होगा? जी। और मोटिवेशन दो प्रकार का होता है। आंतरिक मोटिवेशन, जब हम खुद से मोटिवेट होते हैं, जैसे जिज्ञासा, रुचि। एक बाहरी होता है, जैसे दंड के द्वारा या तुम्हें पुरस्कार मिल रहा, इस माध्यम से। ठीक है, सी होगा। शिक्षा के क्षेत्र में पाठ चर्चा, मतलब जो सिलेबस रहता है, क्या होता है आपका जो सिलेबस, मतलब पूरा पाठ चर्चा रहता ना, एक शिक्षक का रहता पूरे, मतलब एक विद्यालय का 1 साल का, कि कैसे कैसे बच्चों को पढ़ाना है, कैसे क्या करना है, तो उसके बारे में संकेत करती है। किस ओर संकेत करती है? मूल्यांकन प्रक्रिया नहीं होता है, कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ सामग्री नहीं होता है, विषय वस्तु। तो सही आंसर होगा विद्यालय का जो संपूर्ण कार्यक्रम है, उनको 1 साल में, जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं कि हमें इस दिन ऐसा पढ़ाना है, दूसरे दिन ऐसा, तो 1 साल में हमें ऐसा ऐसा पढ़ाना है, तो पूरा आ जाएगा। क्या करेगा? पूरा उनका संपूर्ण कार्यक्रम। ठीक है, जिसमें विद्यार्थी करता है। तो इसका आंसर होगा ए। अपने बताना है आंसर क्या होगा। ठीक है, आपको आंसर बताना है कि कितने आपके सही हुए हैं। निचली कक्षाओं में मतलब क्या है, 1 से 5 तक या 8 तक की खेल पद्धति, मतलब 1 से 5 तक की। आपको बताया निचली कक्षाओं में खेल पद्धति के मुख्य रूप से किस पर आधारित होती है? शिक्षण पद्धति के सिद्धांतों पर, विकास एवं बुद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, शिक्षण के समाजशास्त्री सिद्धांतों पर, या शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम पर? बताओ तो किस पर होती है? तो सही आंसर होगा इसका विकास एवं बुद्धि के मनोवैज्ञानिक। तो खेल पद्धति के द्वारा क्या है, उनका मानसिक विकास किया जाता है, उनकी बुद्धि को डेवलप किया जाता है, क्योंकि बच्चा स्टार्टिंग में खेल खेल के माध्यम से सीखता है। तो ये क्या है? बुद्धि, ग्रोथ और डेवलपमेंट के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होती है, ताकि उनका विकास हो सके, क्योंकि विकास एक गुणात्मक होता है, ये आपका मात्रात्मक होता है। ठीक है, तो बी आएगा। देखो इसका आंसर बताओ। एक बच्चा अतीत की समान समस्याओं में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। मतलब क्या है, जैसे कोई बच्चा है, क्या हुआ था, ये 1 साल पहले क्या हो रहा था, 1 साल पहले सड़क पर चल रहा था, और सड़क पर क्या आ गई, कार इसके सामने से, और कार आने से ये हट गया था, वहां से अलग हो गया। बाद में 10 साल बाद, मतलब वर्तमान में फिर से यही हो रही कंडीशन, ये सड़क पर चल रहा और इसको दिखा है, इसको सड़क पर आती हुई कार, तो इसने सोचा यार पहले भी एक कार आई थी और हमें ऐसे उसको चोट लग गई थी, माना कि यहाँ चोट लग गई थी, तो अब दोबारा जब आएगा तो वो समझ जाएगा कि अगर हम इसके सामने होंगे चोट लग जाएगी, तो वो हट जाएगा। इस क्रिया को करता है क्या, इस क्रिया को बोलते हैं हम क्या, सीखने की सादस्ता का नियम। क्या बोलते हैं? सादस्ता। ठीक है, ये होता है सादस्ता का नियम। आप जो नई क्रिया करते हो, पिछले क्रियाओं को उससे अनुभव लेकर करते हो, तो ये क्या होता है आपका, सादरता। डी होगा। ठीक है, समझ गए? चलो
बता, प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। मतलब प्रतिभाशाली वो बच्चा होता, हमने बताया था जिसका IQ लेवल 140 प्लस होता है, जो नए नए तरीके से सीखता है, जो अब सारी चिंतन करता है, तो संकेत नहीं होगा, इनमें से नहीं होगा, ध्यान से। तो देखो दूसरों के अभिव्यक्ति की नवीनता होगा, जिज्ञासा रखना, सृजनात्मकता रखना भी होगा, लेकिन दूसरों के झगड़ना, दूसरों के साथ झगड़ना, ये क्या नहीं होगा, ये आपका प्रतिभाशाली बच्चे का वो नहीं होगा, गुण नहीं होगा। ठीक है, क्या नहीं होगा, तो ये उसका गुण नहीं होगा, जी आपको याद रखना है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे कौन होते हैं? जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, या जो विकलांग हैं, या जो भाषाई सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, ठीक है, या धार्मिक के अलग अलग हैं। विशेष रूप महिलाएं हैं, बच्चे हैं जो क्या है, कमजोर बच्चे हैं, रोगी वगैरह हैं, तो उपलब्ध कराई जानी चाहिए। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा कैसे उपलब्ध कराई जानी चाहिए? विशेष विद्यालयों के विशेष विकसित पद्धतियों के द्वारा। विशेष विद्यालयों में गलत होगा, विशेष में नहीं गलत होगा, लेकिन क्या होगा इसका सही आंसर डी। अन्य सामान्य जो मतलब जो एक ऐसे बच्चे जो सामान्य रूप से स्वस्थ हैं, उनके साथ बिठाकर कराना चाहिए उनको, ठीक है, वरना वो अपने आप को हीन समझेंगे, आपने अलग उनको कर दिया, ठीक है, उन पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा फिर। चलो इसका आंसर बताओ। इसमें क्या है, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए के प्रति सचेत होना। मतलब आकलन जो करते हैं ना बच्चे का, आप एनालिसिस करते हो, आप रोज किया उनसे क्वेश्चन पूछते हो, पढ़ाने के बाद टेस्ट वगैरह लेते हो, तो बताओ के लिए सचेत होना चाहिए। किसके लिए सचेत होना चाहिए? विद्यार्थियों को बुद्धिमान और औसत विद्यार्थियों की उपाधि देना गलत हो जाएगा। फीडबैक देने के लिए तकनीकी भाषा नहीं, गलत होगा। तुलना करना गलत होगा, सही होगा। शैक्षिक और शैक्षिक क्षेत्रों के विद्यार्थियों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना, जैसे शैक्षिक वगैरह, मतलब कितना उसने सीख लिया है, तो क्वेश्चन पूछो, उनसे पता चल जाएगा। शैक्षिक क्षेत्र क्या होते हैं? जो शिक्षा से नहीं जुड़े होते हैं, जैसे आपके खेल वगैरह कैसा हुआ, सामाजिक विकास कितना हो गया उसका, तो इन दोनों पर क्या करना चाहिए, हमें ध्यान देना चाहिए। तो क्या आएगा इसका? बी आएगा। डिस्लेक्सिया, देखो डिस्लेक्सिया क्या होता है, हमने बताया था ये क्या है, अधिगम अक्षमता है। अक्षमता है मतलब इसको बोलते हैं लर्निंग डिसऑर्डर होते हैं, कुछ विकार आ जाते हैं जिससे बच्चे पढ़ने में प्रॉब्लम आती है, उनको सीखने में प्रॉब्लम आती है, ठीक है, ये सभी होते हैं। तो इसमें कौन कौन से होते हैं? कुछ विकार हैं। तो देखो डिस्लेक्सिया में क्या होता है, तो याद रखना इसमें क्या होता है, पठन विकार। डिस्लेक्सिया मतलब हमें पढ़ने में प्रॉब्लम आती है, जैसे हम सौ को बाज पढ़ते हैं, ठीक है, और इसके अलावा भी है, जैसे सॉलिन होता है, क्या होता है सॉलिन, ये मानसिक रोग है, क्या है मानसिक रोग है। इसमें क्या होता है, बच्चे को संप्रेषण करने में प्रॉब्लम आती है। एक होता है आपका ADHD, अटेंशन डिफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, ध्यान नहीं रख पाता है बच्चा, ध्यान ना रख पाना, याद नहीं रखता है चीजें, ठीक है। एक होता है आपका डिस आपका होता है ग्राफिया। इसमें क्या होता है, बच्चे को लिखने में प्रॉब्लम आती है, क्या लिखने में, ठीक है। एक होता है आपका डिसकैलकुलिया, ठीक है। इसमें क्या होता है, बच्चे को याद रखना है, इसमें जो होता है बच्चे को क्या होता है, प्रॉब्लम आती है गणित संबंधी, गणित के हल करने में आती है, उसको जोड़ना कब है, घटाना कब है, ये सभी उनको पता नहीं चलता है। तो इसका आंसर तो होगा बी। इसके अलावा ये भी आपको इतने याद रखना जो बार बार आते हैं, ठीक है। बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को भूमिका निभानी चाहिए। कैसी निभानी चाहिए बताओ? मतलब जो बच्चे सीख रहे हैं तो उनको किस तरह की माता पिता की भूमिका होनी चाहिए? तटस्थ नहीं, नकारात्मक नहीं होगी, सहानुभूति नहीं रखना है, सब आपको क्या करना, अग्रोन्मुखी, मतलब हमेशा आपको मोटिवेट करना रहना है बच्चों को आगे जाने के लिए कि हाँ बच्चे आपने इतना सीख लिया तो और देखो तुम ऐसा कर सकते हो। उनको हमेशा आगे बढ़ने के लिए क्या करना, आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करना चाहिए मम्मी पापा को, ठीक है। तो क्या होगा इसका आंसर? ए होगा। चलो इसका आंसर बताओ। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया, यह विचार किससे संबंधित है? तो विकास के, आपके विकास के सिद्धांत पढ़े होंगे। एकीकरण का सिद्धांत, जैसे बच्चा पहले किसी वस्तु को पूरी तरह से एक करके एकीकरण के माध्यम से एक समझता है, फिर उसको अलग अलग,
ठीक है। इसके बाद विभिन्नता का सिद्धांत कि बच्चों में विकास हर बच्चे में विभिन्न होता है। ऐसे ही बताना है आपको एक सिद्धांत है, विकास कभी सतत समाप्त नहीं होता है, ये हमेशा चलता रहता है। तो ये कौन से सिद्धांत के अंतर्गत आता है? तो ये होता है आपका निरंतरता का सिद्धांत। क्या होता है? निरंतर। तो इसमें क्या होता है? विकास चलता रहता है, गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो ये बोलते हैं विकास का निरंतरता का सिद्धांत होता है। तो क्या होगा इसका आंसर? ए। ठीक है। तो अंतर्दृष्टि ये किसने दिया था? कोहलर ने दिया था। ठीक है कि अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत बोलते हैं। इन्होंने बोला था क्या होती है, इन्होंने चिंपांजी पर प्रयोग किया था, केले टांग दिए थे, अचानक उसको समझ आई, उसने वो केले उठा लिए थे। तो अंतर्दृष्टि को सिद्धांत को बढ़ावा किसने दिया है? पावलोव ने दिया है, जीन पियाजे तो इन्होंने नहीं दिया है। तो इन्होंने दिया गेस्टल्टवाद। क्या होता है? तो ये है गेस्टल्टवाद विचारधारा के लोग। ठीक है। इन्होंने बोला था कोई भी है क्या है, अगर किसी भी तुम्हें समस्या को सॉल्व करना है तो समस्या का होना जरूरी है। समस्या का क्या होना जरूरी है? तो इस समस्या को मानना, इनका उपयोग है कि समस्या का समाधान करना है। गेस्टल्टवाद मतलब दो ही होता है, समस्या तुम्हारे पास होनी चाहिए। तो जिसमें कोहलर थे तुम्हारे, ठीक है, और जी है व्यवहारवादी। कौन है? जी आपके हैं व्यवहारवादी। ये व्यवहारवादी विचारधारा के हैं। ये बोलते हैं कि कोई भी चीज करनी है तो समस्या का होना जरूरी नहीं है। तो सिद्धांत को बढ़ावा दिया था अपना गेस्टल्टवाद सिद्धांतवादी ने। ठीक है। तो ये हुआ डी होगा। चलो इसका आंसर बताओ। निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? अपने ग्रुप के अपने ही समान लिंग के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। मतलब क्या कहते हैं? बच्चे स्वयं के क्या हो जाते हैं? सक्रिय सदस्य। कि लड़का लड़के की ओर आकर्षित, मतलब यहाँ पर दोस्ती बहुत गहरी हो जाती है बच्चों में। क्या होता है? दोस्ती गहरी होती है। तो कौन सी अवस्था में? ये होता है आपका किशोरावस्था में, 13 से लेके 19। ठीक है जी, याद रखना है। इसमें बच्चा इसमें तूफान, इसमें क्या होता है? इसको तूफान और संघर्ष की अवस्था बोला है, तनाव की अवस्था। ठीक है। किसने बोला? स्टेनले हॉल। इसमें क्या होता है? बच्चे को पता नहीं चलता क्या होता है। इसमें अपने मित्रों के प्रति घनी दोस्ती पाई जाती है, वो लड़ने के लिए पहुंच जाते हैं। ठीक है। तो ये होता है आपका किशोर अवस्था में। बाल अवस्था में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं खिलौने की आयु, खेल की आयु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खेल की आयु। गंदी अवस्था भी कहते हैं। इसमें बच्चा खेलता रहता है। ठीक है। इसमें बच्चा जो रहता है आपका एक ही और लिंग की ओर आकर्षित होता है। जैसे लड़का लड़के के साथ खेलता है और लड़की लड़की के साथ। ठीक है। इसमें क्या होता है? विपरीत लिंग के साथ, यहाँ प्रेम वगैरह आने लगता है। तो इसका होगा डी। लास्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन बताओ। इसका बताओ, 4 विशिष्ट अवस्थाओं के बारे में किसने बताया था? ठीक है। तो 4 विशिष्ट अवस्थाओं के बारे में किसने बताया था? बौद्धिक विकास। तो नाम पता होगा, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। किसने? जीन पियाजे ने। ये स्विट्जरलैंड के थे। इन्होंने अपने बच्चों पर प्रयोग किया था। इन्होंने बोला था जो बच्चे का विकास होता है अवस्था के अकॉर्डिंग होती है, और 4 अवस्थाएं बताई थी इन्होंने। संवेदी गामक बताई थी, संवेदी गामक 0 से 2, और दूसरी आपकी बताई थी कौन सी? पूर्व संज्ञात्मक अवस्था। कौन सी? पूर्व संज्ञात्मक अवस्था। ठीक है। 2 से 7, और इसके बाद बताई थी मूर्त संज्ञात्मक। कौन सी? मूर्त संज्ञात्मक अवस्था। या आपका 7 से 11 वर्ष। और एक बताई थी अमूर्त संज्ञात्मक या औपचारिक, अमूर्त या संज्ञात्मक। ये बताई थी 11 से 15। ठीक है। तो ये किसने बताई थी? जीन पियाजे ने। कि बच्चे का जो विकास होता है, बुद्धि का विकास या ज्ञानात्मक या संज्ञानात्मक, वो अवस्था, इसमें बच्चा क्या करता है? अनुकरण के माध्यम से सीखता है, पता ही होगा। यहाँ बच्चा क्या करता है? प्रतीकात्मक खेल खेलता है। ठीक है। और यहाँ बच्चा क्या करता है? भार, समय का अंतर करने लगता है। यहाँ पर परिकल्पना करता है। ठीक है। और आमूल चिंतन करता है, जटिल समस्याओं को सॉल्व करता है। तो ये कौन है? जीन पियाजे। ठीक है। कोहलर। इसके बाद एरिक्सन ने, ठीक है, स्किनर ने पुनर्वलन का सिद्धांत दिया था। तो यह पियाजे जी हैं। ठीक है। तो आपको बताना है, आज का था हमारा सेशन। अब आप लोग बताओगे आपको सेशन कैसा लगा है। अगर सेशन अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक शेयर और
सब्सक्राइब करना है, ठीक है, क्या करना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है चैनल को, ठीक है, इतना है। थैंक यू सभी को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।